तो लास्ट क्लास में जितना कुछ पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग्स में, उसमें आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कर लिया था और आयनिक बॉन्ड के लिए जो सर कंडीशंस थी, नेटवर्क इशू हो रहा है। किसने कहा ये? सर जानवी। जानवी। क्या जानवी के अलावा भी और किसी को है नेटवर्क इशू? वीडियो या साउंड की प्रॉब्लम जानवी के अलावे और भी किसी को है बच्चों? आवाज़ दोगे तब ना पता चलेगा। और यदि सबको है तो फिर ऑनलाइन क्लास रोक कर और सिर्फ ऑफलाइन चलना होगा हम लोगों को। वो कैसे खुश ठीक है होगी सर। ऐसे? बढ़िया है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, स्वार्थी नो बच्चा। सर नहीं। ठीक है बेटा, लीव होकर वापस आइए जानवी। वो पूरा खुश हो गया, जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन क्लास रोककर सिर्फ ऑफलाइन चलते हैं, तो अनंत अंबानी कैसे खुश था ऐसे, वैसा खुश हुआ। चलो, उसके पास तो रीज़न था, आपको तो दुख होना चाहिए था कि इतने सारे दोस्तों का रह जाएगा क्लास। अच्छा चलो, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, बता रहा था कि एक तो पढ़ा था आयनिक बॉन्ड डिफाइन किया, और उसके बाद कंडीशंस पढ़ा कि बॉन्ड को आयनिक होने के लिए या अच्छा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसा होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते उसी में टर्म आ गया था हमारा लैटिस एनर्जी का, उसको भी सीखा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना उसको सीखा, सारी चीज़ें। आज नई चीज़ ज़रूर है लेकिन हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप इसे यहाँ देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसका मिला करेगा। तो टॉपिक का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं, और इसको किस तरह से ऑपरेट करना है वो भी देखते हैं, फिर स्लोली बढ़ेंगे, स्लोली बढ़ेंगे। चलो, गौर करो, नाम यहाँ पे दूंगा थोड़ी देर में, बस पहले थोड़ा ये देख लो। ये रहा हमारे पास कोई एक आयनिक कंपाउंड, कौन सा ले लिया? NaCl। बनता कैसे है? Na प्लस और Cl माइनस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये रहा Na प्लस, ये रहा Cl माइनस, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके कारण ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मान लो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे दिखा दिया, बस ऐसे, कोई मतलब नहीं है इसको कुछ एटम वैटम मत समझना, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कुछ ऐसे दिखा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। Na प्लस ने Cl माइनस को और Cl माइनस ने Na प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा। ऐसा करो, आप इसको वाटर में डाल दो, पानी पानी। वाटर के बारे में हमें जो बात पता है वो कुछ ऐसी बात है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O। यदि इसके बॉन्ड्स को दिखाएं हम लोग, तो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा पहला हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 4 5 6, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, दोनों हाइड्रोजन के ड्यूएट्स कंप्लीट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है जन्नत। बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा था पिछले क्लास में हम लोगों ने, बीते क्लासेस में। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
दोनों में से जो कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को हल्का सा अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इस पर एक छोटा सा माइनस चार्ज डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया होता है, इस पर छोटा सा डेल्टा प्लस। हाइड्रोजन एटम्स की छोटी छोटी हार हुई है और ऑक्सीजन की छोटी सी जीत हुई है। ऐसा होता है H2O। अब हम लोग H2O को कह सकते हैं कि इसमें दो टाइप के पोल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रहा पॉजिटिव पोल, ये रहा निगेटिव पोल। ये रहा पॉजिटिव पोल, ये रहा निगेटिव पोल। पॉजिटिव निगेटिव पोल्स की बात होती है, ठीक। इसका मतलब H2O को आप एक पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं। और सिर्फ H2O नहीं, और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स इन्हीं की तरह डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस एक्वायर करते रहते हैं। किसी एक एटम पे डेल्टा प्लस, किसी दूसरे एटम पे डेल्टा माइनस। तो आपने क्या किया, आपने ऐसी जगह NaCl को डाला जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी। अब ज़रा सुनना, है तो करोड़ों करोड़ H2O मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनिशियली उनमें से किसी दो को कंसिडर करो। ज़रा है करोड़ों, उनमें से किसी दो को कंसिडर करो। एक यहाँ पे कर दिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एक यहाँ पे कर दो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये जो पोलैरिटी यहाँ दिखाई है बच्चों, वो यहाँ पे तो होगी डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। यहाँ पे भी तो डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, यहाँ तक सारी बातें ठीक हैं? एक रिप्लाई करो, फिर आगे चलते हैं। और किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। यदि ऐसे करोगे तो फिर मैं ऑनलाइन क्लास रोक दूंगा बेटा। Yes, sir. नहीं, इतनी देर से चलेगा ही नहीं। मोमेंटरली रिप्लाई चाहिए। आप एक दूसरे को सोचोगे वो करेगा रिप्लाई, वो करेगी रिप्लाई, तब तक तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या फिर मैं, चलो हटाओ, रहने दो, कहानी आगे। अब ये जो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है और सोडियम पे डेल्टा प्लस है, ये इसे अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। O पे डेल्टा माइनस और Na पे प्लस, ये O माइनस इस Na प्लस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, बावजूद इसके कि इसे पता है कि ये Na प्लस फ्री नहीं है, ये Cl माइनस के साथ अटैच्ड है, अट्रैक्टेड। जस्ट इसके ऑपोजिट इस तरफ आ जाओ, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया ये, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, माइनस। तो ये H प्लस भी इस Cl माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और मैं और आप वहीं कहीं बैठे, ये सारा खेल हमारे आपके नज़रों के सामने हो रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं, ये गौर कर रहे हैं, हम लोग सारा ध्यान दे के रखा है कि क्या ये Na प्लस क्लोरीन का साथ छोड़कर O माइनस के साथ चला जाएगा, क्या ये Cl माइनस Na प्लस से अट्रैक्शन तुड़वा कर H प्लस के साथ अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ चला जाएगा। थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर वेट किया हम लोगों ने, और रिज़ल्ट आया सामने। लेकिन रिज़ल्ट के आने से पहले मैं दो टर्म्स की बात करूंगा। एक पुरानी जो पिछले क्लास में भी सीखा था, जिसको लैटिस एनर्जी कहा था, और एक आज हम लोग एक नए टर्म को सीखेंगे केमिस्ट्री में, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी, ये टर्म है। अब यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर में डिफाइन भी करूँगा, यहाँ लिखूँगा सारा प्रोसेस कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। उसके पहले आप इसको देख लो,
यदि ऐसे सिचुएशंस हो, ऐसे हालात हो, तो क्या बात निकल कर सामने आ सकती है। फाइनली हम लोगों ने ये पाया, जन्नत, ये पाया फाइनली हम लोगों ने कि जैसा सोचा था, जिस बात का डर था वही हुआ। ये बॉन्ड यहाँ से हो गया ब्रेक और Na+ चल पड़ा इस O- के साथ। ये रहा Na+ और ये रहा O-, ये रहा H डेल्टा+, ये डेल्टा-, और फिर ये रहा हमारा H डेल्टा+। वही दूसरी तरफ वो जो Cl- था, वो जो Cl- था वो यहाँ पे है, और इसके आसपास ये वाला H+, फिर ये वाला O-, मतलब डेल्टा+, और O डेल्टा-, और फिर H वाला डेल्टा। लेकिन ये तो हमारी मर्जी थी आकर्ष उत्कर्ष की, सिर्फ 2 H2O मॉलिक्यूल्स दिखाया था, एक इसके लेफ्ट में, एक इसके राइट में। जरा सोचो, एक कंटेनर लिया आपने, एक बीकर लिया, चलो एक टेस्ट ट्यूब लिया, बहुत बड़ा बर्तन मत ही लो, और उसमें NaCl का एक मॉलिक्यूल डाल दिया। तो सोचो, NaCl का एक मॉलिक्यूल था, उसके ब्रेक होने पर एक Na+ बना, ब्रेक होने पर एक Cl- बना, लेकिन H2O मॉलिक्यूल्स की तो कमी नहीं थी। उसे हम लोग सातों जन्म तक काउंट करते रहे तो काउंट करते ही रहेंगे, वो तो इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो यदि एक अकेला ऑक्सीजन का जो नेगेटिवली चार्ज्ड, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ये इस Na+ को अट्रैक्ट करके खींच के लाया है, तो जरा सोचो, इस तरह के करोड़ों करोड़ H2O मॉलिक्यूल्स हैं। हर H2O मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे डेल्टा- है। तो होगा क्या, इसको घेरना शुरू कर देगा बच्चों, इस पूरे को सराउंड करना शुरू कर देगा। एक यहाँ पे है, फिर ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, H पे डेल्टा+, O पे डेल्टा-, फिर H पे डेल्टा+। एक और H2O मॉलिक्यूल है, उसने भी घेरा, O पे डेल्टा-, फिर H पे डेल्टा+, फिर H पे डेल्टा+। एक और H2O मॉलिक्यूल आया, ये रहा O पे डेल्टा-, ये H पे डेल्टा+, ये एक और H पे डेल्टा+, और ये तो सिर्फ 4 दिखा पाए। हमारी औकात कम है, हमारी हैसियत कम है, हम लोग करोड़ों करोड़ H2O मॉलिक्यूल्स दिखा तो नहीं सकते। और ठीक वैसे ही उसी बर्तन के अंदर, उसी पानी के सैंपल के अंदर, जहाँ पर एक पर्टिकुलर Na+ को, है ना, हज़ारों लाखों H2O मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये जो Cl- टूटकर अलग हुआ, Cl- टूटकर अलग हुआ है, इसको भी बहुत सारे H डेल्टा+, O डेल्टा-, H डेल्टा+, फिर H डेल्टा+, O डेल्टा-, फिर ये H डेल्टा+, फिर H डेल्टा+, फिर ये O डेल्टा-, फिर ये H डेल्टा+। तो आप अच्छे से देखो कि यहाँ पर जो Na+ था, पॉजिटिव आयन था, इसको भी हजारों लाखों H2O मॉलिक्यूल्स ने वीडियो की रेट नहीं आ रही। सराउंड कर लिया। खुशनुमा कुछ कह रही है? खुशनुमा? यस सर, मेरा वीडियो नहीं आ रहा था सर। अच्छा, क्या अभी ठीक है खुशनुमा? यस सर, मेरा वीडियो काफी देर से नहीं आ रहा। अभी कैसा है? नो सर, अभी भी नहीं है। और बाकी बच्चों का? अभी धुंधला धुंधला आ रहा है। ब्लर है इनका वीडियो। खुशनुमा के अलावे बाकी जो बच्चे हैं उनका ठीक है बेटा? यस अच्छा, यस सर। ओके। तो खुशनुमा आप लीव होकर एक बार दोबारा ज्वाइन करो।
उससे सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आइए, ओके, ऑक्सीजन डेल्टा तो मिस प्रिंट ऑफ इंडिया है, माइनस होगा, समझदारी की बात है। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ सिर्फ 4 दिखा पाए हम लोग कि Cl माइनस को 1 2 3 4 मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। यहाँ पे Na प्लस को भी 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O सराउंड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है जैसे एक बहुत गहरी पुरानी चिपचिपी पिलपिली घाव को कितनी मक्खी एक बार में सराउंड करती है, जिसको आप ऐसे उड़ाते हैं, मक्खियाँ उड़ती हैं, घाव का खड्डा दिखता है, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, वो मक्खियाँ फिर आकर वहीं शुरू कर देती है। बस यही समझ लो, यही समझ लो कि एक Na प्लस और इसके चारों तरफ सेवरल H2O मॉलिक्यूल्स। तो सबको इतना कैसे दिखाएंगे हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये काम हुआ है। तो स्टेप 1 ये था बच्चों, मतलब हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं सॉल्युबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयोनिक कंपाउंड की। कुछ वक्त में मैं पढ़ाऊंगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसको वैसों की ही संगति पसंद होती है। चूँकि आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस चार्ज है, इसलिए ये डिजॉल्व भी होता है ऐसे लिक्विड में जिसमें पोलैरिटी हो, जिसमें आयंस हो। तो NaCl यदि आयनिक कंपाउंड हुआ तो H2O भी तो आयनिक है, और तब ये लोग आपस में डिजॉल्व हो पाते हैं। लेकिन इसी NaCl को आप बेंजीन में डिजॉल्व करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो आयनिक नहीं होता, डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट आएगा, हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत फोकस अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से रखना तो बात हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या बात किया हम लोगों ने, यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पे दिखा दिया, एक ये सेक्शन, एक ये सेक्शन। तो ये है हमारा स्टेप 1, और ये दोनों ही स्टेप 2 में चले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेप 2 ये भी स्टेप 2 है, इसको 3 बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है, हम लोग इस बात का फैसला कैसे करेंगे कि कोई आयनिक कंपाउंड किसी आयनिक लिक्विड में या किसी पोलर कोवैलेंट लिक्विड में डिसॉल्व होगा। कौन इस बात का फैसला करेगा? जरा इमेजिन करो, ये बॉन्ड टूटा ही ना होता, यदि Na प्लस और Cl माइनस के बीच का बॉन्ड टूटता ही नहीं, इसके लाख बुलाने पर Na प्लस इसके तरफ आता नहीं, इसके लाख बुलाने पर Cl माइनस इसकी तरफ जाता नहीं, क्योंकि इसने सुन रखा था, है ना, कि डॉट 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 मगर जाने का नहीं, ऐसा सोच के सुन के इसने रख लिया था, ये शेर सुन लिया था। ठीक है, तुम बड़े खुश हो गए। अच्छा ठीक, खुश नहीं हो? खुश हो क्यों? अच्छा, अभी नहीं बोलते, फिर हाँ बोलते हो। हाँ बच्चों, आगे सुनना। तो यदि ये बॉन्ड टूटता ही नहीं तो फिर ये NaCl वाटर के मॉलिक्यूल्स के बहकावे में नहीं आता। पहले भी NaCl था, वाटर में डाल देने के बाद, इसको लाख स्टर करने के बाद, डिसॉल्व करवाने के बाद भी ये डिसॉल्व नहीं होता। अब कौन सी ताकत है जो इसे जोड़े रख रही थी? कौन सी ताकत है जिसने इसे तोड़ दिया? कौन सी ताकत है जो इसे कनेक्ट करके रखी हुई थी? किस ताकत ने इसे ब्रेक कर दिया? तो आपको मैं टर्म से रूबरू करवाना चाहता हूँ। एक टर्म वो है जो पिछले चैप्टर में सीखा था, लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन याद होगा आपको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना, कब? जब दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी। या फिर पहले से है दो आयन से जो कंबाइंड है, आप चाहते हो उसको ब्रेक कर देना, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि सेपरेट कर दो, वो भी हो जाती थी क्या? लैटिस एनर्जी। तो कैन वी प्लीज से कि NaCl जो बंधे हुए थे लैटिस एनर्जी का कमाल था। जब ये लोग आपस में कनेक्ट हुए थे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली थी, उस वक्त ये लोग बंध गए थे आपस में और उस एनर्जी को कहा था लैटिस एनर्जी। ठीक है,
यहाँ पे लैटिस एनर्जी की बात हो गई। मैं भी, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसके पहले दूसरे एनर्जी का नाम तो पता होना चाहिए, तब ना हम लोग बात करेंगे। सुनते जाना बेटा। अब ये जो यहाँ से इसको ब्रेक करके इधर लेकर आ रहा है, इस दौरान भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन का मतलब क्या? कोई चीज़ हाइड्रेटेड हो गई, क्या मतलब है? मतलब वो थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर गई। आप रेनी सीजन में थोड़ा नमक बाहर छोड़ देते हो तो नमक गीला हो जाता नहीं है, तो सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर जाता है, तो कहते हैं ये नमक क्या हो गया है? हाइड्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो NaCl को चारों तरफ से H2O ने सराउंड कर लिया है, सराउंड कर लिया है। तो आप कह दो कि Na+ का क्या हुआ? हाइड्रेशन। Cl- को चारों तरफ से H2O मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया है, तो फिर कहेंगे कि Cl- का भी क्या हुआ है? हाइड्रेशन। और अल्टीमेटली एक ही सैंपल में तो सब कुछ हो रहा है। किसी कोने में Na+ को घेरा जा रहा, उसी बर्तन में जहाँ पर पानी आपने लिया है जिसमें NaCl डाला है, तो उसके किसी एक हिस्से में Na+ को सराउंड किया जा रहा, दूसरे हिस्से में Cl- को सराउंड किया जा रहा है। तो ओवरऑल जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को किसी आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, आपके पास आयनिक सॉल्वेंट नहीं है, कोवैलेंट सॉल्वेंट है, जैसे कि H2O कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना H2O में, लेकिन वो कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होना चाहिए? पोलर नेचर का, कोई एक एंड पॉजिटिव कोई दूसरा एंड नेगेटिव। तो या तो सॉल्वेंट आपका आयनिक हो या फिर कोवैलेंट हो, तो उसमें पोलैरिटी आ सके, Δ+ Δ- प्रोड्यूस हो सके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो वैसे केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर हमारी रिलीज होती है जिसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो आप समझो लैटिस एनर्जी है जो इसे बांध के रखना चाहती है, हाइड्रेशन एनर्जी है जो रिलीज होना चाहती है, तो इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। अब सोचो यदि लैटिस एनर्जी हो गई ताकतवर, जैसा आप कह रहे थे आदर्श, लैटिस एनर्जी इतनी मजबूत कि ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो NaCl हमारा Na+ और Cl- में ब्रेक नहीं होगा। तो जब इसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं तो ये वाटर में डिसॉल्व कैसे होंगे? ये वाटर में घुलेंगे कैसे? तो किसी भी कंपाउंड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए हम लोगों को हाइड्रेशन नाम के चीज़ से बातचीत करनी पड़ती है, उसको डिस्कस करना पड़ता है। हम लोग अभी वही करने जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह की बात करने जा रहे हैं। तो ये तो एक चीज़ है। ये कब हो पाया है? ये ब्रेकिंग क्यों हो पाई है? क्योंकि यहाँ पर लैटिस एनर्जी कमज़ोर हो गई है और हाइड्रेशन एनर्जी स्ट्रांग हो गई है। इसे बांध के रखने वाली ताकत कमज़ोर, बॉन्ड कमज़ोर, और इसे तोड़ सकने वाली जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो स्ट्रांगर। क्या हम सब ने सुना? क्या हम सब ने सुना बच्चों? एक आवाज़ दीजिए प्लीज़। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा अभी, आप इस टॉपिक का नाम क्या दोगे पहले वो सुन लो, वही आपका हेडिंग होगा और उसी को डिफाइन करेंगे। या तो हमारा ये टॉपिक कहलाएगा बच्चों सॉल्वेशन, या फिर इस टॉपिक का नाम देंगे हम लोग क्या नाम देंगे? हाइड्रेशन। और जो मैंने आपको अभी कहा वही मैं लिखाऊंगा। तो कॉपी पेन निकाल के रखो और इसका जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो लिखते हैं। उसके बाद ये सब नोट करेंगे ना हम लोग। ठीक है, चलिए दे दीजिए हेडिंग। जो बच्चे ऑनलाइन है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, ये हेडिंग दे दो, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। ठीक है, चलो शुरू करें क्या? पेन और नोटबुक तैयार है? लिखना शुरू करें। लिखना
whenever any compound generally ionic in nature or पोलर कोवैलेंट, या तो वो पूरी तरह से आयनिक हो या फिर पोलर कोवैलेंट हो, इज डिसॉल्व्ड in water or a polar solvent then the different ions of the compound will get separated and will also be surrounded by solvent molecules. Full stop. Para change. This process is called solvation or hydration. This process is called solvation or hydration. सही बात है, आपने जो लिखा, जो बात हुई वही तो लिखा है। आपने लिखा जब कभी आपके पास कोई कंपाउंड हो जो या तो वो 100% आयनिक हो, इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से बना हो, अदरवाइज आयनिक ना हुआ तो भी उसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का नेचर हो, और उसे आपने डिसॉल्व करने की कोशिश की है किसी आयनिक सॉल्वेंट में ना, या पोलर सॉल्वेंट में, तो पहले तो इसके कैटायंस और एनायंस सेपरेट होते हैं। यदि सॉल्युबल है तो, सॉल्युबल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले तो सेपरेट हो जाएंगे, प्लस और माइनस अलग, फिर प्लस वाले आयन को वो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है जिस पर प्लस माइनस है वो अलग सराउंड करता चला जाएगा, और माइनस वाले मॉलिक्यूल आयन को अलग सराउंड करता चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, इसे हम लोग या तो सॉल्वेशन कहते हैं या तो हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी लग रहा है। हाइड्रेशन का मतलब भी हो गया कि उसमें थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ है, इस तरह से। सॉल्वेशन नाम क्यों देंगे इसका, क्या पता शायद ये डिज़ोल्व हो रहा है, शायद कोई सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहा है, ऐसी कुछ बात हो सकती है। क्या यहाँ तक ठीक ठाक? आवाज़ दो, आप सब आवाज़ दो एक बार। यस सर। वेरी गुड, एक ही आवाज़ आई इतने लोगों में से, कोई बात नहीं। अब जरा हाइड्रेशन एनर्जी को भी तो डिफाइन कर लो, जिसका जिक्र है यहाँ पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो थोड़ी देर में जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू करेंगे हम लोग, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसे लैटिस एनर्जी पता होना हमें ज़रूरी था, लास्ट क्लास में उस पर बातचीत हुई, वैसे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है उस पर भी बात करनी होगी। तो चेंज द पैरा और एक और लाइन लिखना, द एनर्जी, किसी का मैसेज है पता नहीं, खैर चलो लिखते रहो आप लोग। द एनर्जी रिलीज्ड during this process is called solvation energy
और हाइड्रेशन एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। अच्छा, जो बातें लिखी हुई है उसी का एक लॉजिक, उसी का एक एग्जाम्पल हमें यहाँ दिख रहा है बच्चों। Na+ का NaCl का पहले ब्रेक होना, ब्रेक होने के बाद Cl- को ये जो पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं ये करीब आकर के सराउंड कर रहे हैं और Na+ को निगेटिव हिस्सा ये सराउंड कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इसी चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए नोटबुक में, फिर आगे चलेंगे हम लोग, है ना। ये सॉल्युबिलिटी के लिए कंडीशन हो गया। पहले स्टेप 1 नोट करो, फिर उसके नीचे स्टेप 2, स्टेप 3 नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को अभी स्फेयर के बारे में पढ़ना है। सॉल्वेशन स्फेयर, हाइड्रेशन स्फेयर, है ना। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन है नोट करना शुरू कर चुके हैं? चलिए, अब इससे एक कदम और आगे। अगली बात क्या है? हाँ, ये टॉपिक वो टॉपिक है जिसके अभी तुरंत 5 मिनट्स में ख़त्म होने के बाद आप एक क्वेश्चन लोगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगा बच्चों, बिल्कुल दिखेगा। यही वर्ड्स होते हैं, यही क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान से देखना। टॉपिक है हाइड्रेशन रेडियाई, या इसी को कई बार कहा जाता है हाइड्रेटेड रेडियाई। तो रेडियस का प्लूरल है रेडियाई। डू वन थिंग, मत पूछना कि ये आयन कहाँ से आया। आपने लिया है एक लिथियम आयन, सोडियम आयन भी ले सकते थे, क्लोरीन आयन भी ले सकते थे, कोई भी एक आयन लिया। और वाटर के बारे में पता है कि वाटर करता क्या है कि यदि इसको एनायन दे दो तो अपने H+ को सामने कर देता है सराउंड करते वक्त, O- को पीछे कर लेता है। यदि इसको आप कोई पॉजिटिव आयन दे दो तो O- को फ्रंट में रख लेता है और H+ जितने हैं वो पीछे चले जाते हैं। मकसद है इसको सराउंड करना। तो हम लोगों ने क्या किया, लिथियम आयन लिया है और लिथियम आयन को चारों तरफ से बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया है। अब कौन फ्रंट में है कौन बैक में है हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात हो ही नहीं रही है। बस बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स इस Li+ को घेरा। अब तुम कहोगे कि बाहर बाहर वाले H2O मॉलिक्यूल्स क्यों, सिर्फ अंदर वाले होंगे ना, ये बाहर वाले कैसे सराउंड करेंगे? तो आपने कई सारी मूवी देखी होगी, जॉम्बी वाली मूवी। सीन याद आ गया? एक शिकार होता है, 100-200 जॉम्बीज होते हैं, है ना, और बीच में कहीं शिकार फंसा रहता है। आसपास वाले इसे नोच के खा रहे होते हैं और किनारे वाले नंबर लगा के बैठे कि वो हटेंगे तो हम लोग भी खा सकते हैं। वो सीन याद आया सबको बच्चों? बोलो ना बच्चों। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ पे ऐसा किया मैंने? कोई बात नहीं, किसी जॉम्बी के 3 हाथ हैं ऐसा मान लो। कहाँ लिखा है? ये वाला ना, अभी लो, अभी लो, ठीक है। तो इस तरह एक लिथियम कैटायन को चारों तरफ से सैकड़ों हजारों H2O मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया, जॉम्बी वाले मूवी की तरह कि यहाँ पर शिकार है, चारों तरफ से घेर के रखा है। ये 2 पीस एक्स्ट्रा इनको मिटाने दो, है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है बट कोई बात नहीं। अब सुनना बच्चों, इसे सेंटर एज्यूम करते हुए यदि आप एक सर्कल एज्यूम कर लो, ऐसा नकली नकली एक दायरा फिक्स कर लो इसका, ऐसा। हालांकि ये आपको पता है सही नहीं लग रहा है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ स्पेस ज़्यादा कम है, बट आप समझने वाली बात है ना, समझने वाली बात है। ओके, तो इसका सेंटर से लेकर बाहरी दायरे तक
ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो रेडियस होता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन रेडियाई, हाइड्रेशन रेडियस या फिर हाइड्रेटेड रेडियस। जो कहना है कह दीजिए। सुन पाए? बात पहुंची आप तक? यहाँ पीछे इधर इधर बात पहुंची कि एक कैटायन को बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल सराउंड करके रख रहे हैं, इसके बाद भी है H2O मॉलिक्यूल, लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं, काफ़ी दूर हो गया, काफ़ी दूर हो गया। ट्रेन में चल रहे होते हैं, किसी एक कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश करते, बहुत भीड़ हो जाती है, तो वो लोग भाग कर उधर देखते ना वहाँ कम भीड़ है, दूसरे दरवाजे की तरफ, तो इसके बाद वाले लोग इधर किसी और आयन को ढूंढ रहे हैं, उसको सराउंड करना शुरू कर गया। तो ये जो रेंज होता है, ये जो रेडियस होता है, जो किस चक्कर में बना, किस चक्कर में बना? Li+ को हाइड्रेटेड करने में बना, Li+ को गीला करने के चक्कर में बना, Li+ को भिगाने के चक्कर में बना। तो इस रेडियस को हम लोग हाइड्रेटेड रेडियस या फिर हाइड्रेशन रेडियस कहते हैं। और इस तरह के करोड़ों करोड़ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं और उसके बाद की बात होती है। हुमा कुछ कह रही है। सर आप म्यूटेड हैं। मैं म्यूट हूँ, लेट मी चेक। नहीं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं। म्यूट, मैं म्यूट था क्या? क्या अब आवाज आ रही है बच्चों? यस 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 सर। फिर अंदर कोई भूत घुसा था। ऑफ था ना, म्यूट था ना? बोर्ड भूतिया है, या उस दिन जो रात 10 बजे के बाद वाली जो क्लास मैं ले रहा था, तो वो जो लड़की भूत थी जिसकी पायल की आवाज़ आ रही थी। हाँ चलो, इसी बहाने कुछ भूतिया ताकत भी आ जाए। इंसान के दायरे में जी करके आदमी थक भी जाता है, तो कितना अच्छा हो कि ऐसा भूत आपको पकड़ ले कि जो इम्पॉसिबल काम है वो आसानी से आप करना शुरू कर दें। यहाँ से गायब हो जाए, दिल्ली में प्रकट हो जाए, हैं, दिल्ली से गायब वापस आगरे में प्रकट, ये एक ताकत आ जाएगी और स्कूल के प्रिंसिपल आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ चलो, सब कुछ ठीक? हाँ, क्या यहाँ तक ठीक है? अब ठीक है बच्चों, आवाज़ दीजिए। यस सर। ओके, अब ध्यान देना जरा, मैं एक टर्म यूज करने जा रहा हूं, चार्ज डेंसिटी। तुम बोलोगे सर आप टर्म पे टर्म यूज करते जा रहे हैं, कदम रखा है अभी स्टैंडर्ड 11 में, अभी आगे आगे जाओ, देखो क्या क्या हीरे जवाहरात आपको मिलते जाएंगे। चालाक बच्चा कौन होता है सुन लो। क्लास 11 जेई नीट किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 11 स्कूलिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो, रास्ते में आने वाले हर टॉपिक को आप हीरे मोती से कम मत समझना, मोर देन एक्सेस कीमती समझना। कीमती चीज़ आपको कोई गिफ्ट कर दे या रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए, संभाल के रखते, उसको खोने नहीं देते। यदि आप दिन ब दिन बेहतर होते जाना चाहते हैं, आप चाहते कि आज जितनी पढ़ाई समझ में आ रही है आने वाले चैप्टर और अच्छे से समझ में आए, तो बीते हुए चैप्टर्स में जो जो चीज़ें आपको गिफ्ट की जाएंगी उसको संभाल के संजो के रखना, एकदम रिवाइज करते रहना, रिपीट करते रहना, भूलना मत। क्योंकि एक वक्त आएगा जब सैचुरेशन आ जाएगा, जब नए टर्म्स आने बंद हो जाएंगे और वही पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी। तो जो संभाल के रखेगा उसके लिए चीज़ आसान, और जो पहली बार में नहीं सीखा दूसरी बार भी उसके लिए लगेगा कि नया टॉपिक है। चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज डेंसिटी की। ये क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट साइज। अरे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वो भी तो डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, चार्ज बाय साइज। अब इस पर थोड़ा मैं स्लो चलूँगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बढ़िया फील हो गंदा फील हो, वो फीलिंग्स अपने तक रखिएगा, बट मैं यहाँ कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि समझा के निकलना है, उलझा के नहीं।
चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई मास। चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक ग्रुप को उठा लो। ग्रुप 1 है लीना की रब से फरियाद, उसमें हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो मेटल नहीं है, ठीक है। या ग्रुप 2 उठा लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, वो ले लो। किसी एक को लेते हैं बेटा, किसी एक को लेते हैं। हाँ, चार्ज डेंसिटी की मैं बात कर रहा था, तो ज़रा देख लो, पहले चार्ज डेंसिटी समझा लेता हूँ और उसके बाद आएगा एक नया नवेला चमचमाता छरहरा क्वेश्चन जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि चार्ज डेंसिटी का आपको पता हो, यदि हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन रेडियस का पता हो, तो आप उसको खुद आंसर करोगे, मेरी ज़रूरत नहीं। या फिर पहला क्वेश्चन होगा, ज़िंदगी में पहली बार आ रहा होगा, यदि मैं कर भी रहा हूँगा तो मैं जो लिख रहा हूँगा वो आप समझ चुके होंगे, आसान रहेगा। चलो एक काम करो, ये रहा लिथियम, सोडियम लीना हो गई, पोटेशियम लीना की, रुबिडियम रब से फरियाद। चलो फरियाद, फ्रांसियम छोड़ दो। क्यों छोड़ते हैं बार बार हम लोग? रेडियो एक्टिव है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह रिलीज होते रहते हैं। एक्चुअली उसको हम लोग अल्फा बीटा गामा रेज के टर्म्स में पढ़ेंगे, लेट द टॉपिक बी कम, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। क्या ये सब के सब चार्ज है रमन? नहीं है बेटा, अभी सब एटम्स है। तब फिर आगे सुनो। अच्छा, एक काम करो, इस पर भी प्लस लगा दो। अभिनव ध्यान दे रहे हैं, हुमा गौर कर रही हैं, आप खुशी मौजूद है? यस सर। ओके, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। हम लोग जब अभी पिछले चैप्टर में थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, तो उस वक्त क्या क्या पढ़ा था? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं। रिमेंबर, आंखों के सामने वो तस्वीर बनाओ जो उस वक्त बोर्ड पे बन रही थी या आप नोट कर रहे थे, आपके नोटबुक पे आप नोट कर रहे थे, तभी पढ़ाई हो पाएगी। केमिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, और नंबर भी बहुत खतरनाक इंक्रीज करते हैं। ऊपर वाले एटम में यदि एक सेल है तो उसके नीचे वाले एटम में एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उनके लिए एक पूरा का पूरा शेल बढ़ाना पड़ता है। उसके नीचे एक शेल और बढ़ जाता है, उसके नीचे एक शेल और इंक्रीज हो जाता है। मतलब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होते जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होते जाते हैं। एंड सेम हैपेंस इन केस ऑफ आयन ऑफ कोर्स। तो यदि आप इनके मतलब ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं। अच्छा बेटा, ये सबको हम लोगों ने गैसियस फॉर्म में लिया है। लिथियम आयन गैसियस फॉर्म, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन भी गैसियस फॉर्म में है, रुबिडियम भी गैसियस फॉर्म में है, और ये भी। क्या मतलब गैसियस फॉर्म? बेटा ये लोग गैस नहीं है। कैन मेटल एवर बी गैस? कैसे हो सकता है? लोहे को आप गैस कैसे बना दोगे? गोल्ड को, सिल्वर को गैस कैसे बना दोगे? वेपराइज होना अलग चीज़ है। तो ये गैसियस का मतलब ये नहीं कि ये सब के सब गैस हैं, बल्कि आपने इनको लैटिस से अलग कर लिया है, आइसोलेटेड कर दिया है, भीड़ से उठाकर अलग रख दिया है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर 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 होते हैं, वैसा। ठीक है, तो ये सब गैसियस फॉर्म में है। अब आप इनके साइज को बताओ। देखो साइज की बात है ना, साइज की बात आ रही। ये समझ जाओगे तो फिर ये समझोगे आप, ये समझोगे तो फिर अभी हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे, हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करेंगे, और आपसे कह देगा कि अरेंज द फॉलोइंग एक्वस आयन इन टर्म्स ऑफ इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड रेडियाई, ऐसे कह देगा। डिक्रीजिंग में सजाओ तो पढ़ा हुआ रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, तभी तो हम लोग ये काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोगों को ये पता है कि इसका साइज कैसा, थोड़ा छोटा, सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा, रुबिडियम थोड़ा और बड़ा, और सीजियम, तू अंदर जा, सीजियम थोड़ा और बड़ा। ऐसा साइज बढ़ते जा रहे इन आयंस के।
ठीक है, कब कब जब ये गैसियस फॉर्म में है तो जब Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस की बात कर रहे हैं और इनको इनके इंक्रीजिंग रेडियाई में अरेंज करना है। आई रिपीट, इंक्रीजिंग रेडियाई में अरेंज करना है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो सबसे छोटे साइज का ये हुआ, इससे बड़ा Na प्लस, इससे बड़ा K प्लस, इससे बड़ा Rb प्लस और इससे बड़ा Cs प्लस। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज मेक सम नॉइज। यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुमन ध्यान दो, ये कब है? गैसियस फॉर्म में। अब एक काम करो, फिर से आप इन्हीं को ले लो बच्चों, Li प्लस और क्या लिया, Na प्लस, फिर क्या K प्लस, फिर क्या Rb प्लस और Cs प्लस। लेकिन यहाँ पर आप लिख दो, ठीक। हाँ, यहाँ पर आप लिखो बच्चों एक्वस, यहाँ पे लिख दो छोटा सा एक्वस। ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में। अब केमिस्ट्री है, बुक है, नोटबुक है, स्कूल के टीचर्स हैं, कोचिंग के टीचर्स हैं, वो तो लिख कर निकल जाएंगे, लेकिन यू मस्ट नो कि Li प्लस गैसियस का मतलब क्या और Li प्लस एक्वस का मतलब क्या। Na प्लस गैसियस मीन्स वॉट और Na प्लस एक्वस मीन्स वॉट, आइए बताता हूँ। यदि इनके साइज की बात करोगे तो ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सबसे बड़ा, अच्छा एक्वा साइज का मतलब भी बता दूंगा, उसके पहले देखो सबसे बड़े साइज का क्या है। इस बार सबसे बड़े साइज का बच्चों Li प्लस होगा। यदि तुम हाँ बोलोगे तो रीजन पूछूंगा थोड़ी देर में। इससे छोटा Na प्लस, इससे छोटा K प्लस, इससे छोटा Rb प्लस और सबसे छोटा कौन, Cs प्लस। तो बात करते हैं ऐसा क्यों हो गया। पहले तो एक्वस लिखने का मतलब क्या हुआ, अरे यही है एक्वस। यदि सिर्फ Li प्लस लिख छोड़ा आपने तो ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन आपने उसी लिथियम आयन को वाटर में डिसॉल्व कर दिया था। Li प्लस को करोड़ों करोड़ H2O मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया है। बेटा अब Li प्लस का साइज ये नहीं है छोटू, ये है, ये Li प्लस का साइज हुआ। ठीक है, जो सबसे छोटू था अब वो सबसे मोटू बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। वापस बात करेंगे कि कैसे। तो इसका साइज हो जाएगा क्या, सबसे बड़ा, इसका साइज उससे छोटा, इसका साइज थोड़ा और छोटा, इसका साइज थोड़ा और छोटा और इसका साइज सबसे छोटा। तो सोचो गैसियस फॉर्म में जिसका साइज बड़ेस्ट है, एक्वस फॉर्म में उसका साइज छोटेस्ट हो चुका है, और जो छोटेस्ट था वो बड़ेस्ट हो चुका है। वजह इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी। आइए अब चार्ज डेंसिटी को एक बार देख तो ले, जी भर के देख तो ले। आओ सुनो, ज़्यादा इमोशनल नहीं। चार्ज सब में क्या है, +1 +1 +1 +1 +1। किसी में भी तो ऐसा नहीं कि चार्ज आपने +2 या +3 कर दिया हो। तो सब में चार्ज +1 यूनिट है बेटा, +1 यूनिट। और साइज सोचो, जब साइज काफ़ी बड़ा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको चारों तरफ से सराउंड भी कम किया जाएगा। जब साइज छोटा था, लिथियम प्लस की बात करो, साइज छोटा,
तो छोटे चीज़ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बड़ा आया, बड़ा रिजल्ट आया, मतलब चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो गई, इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा ताकतवर हुआ, इसको ज़्यादा O माइनस माइनस ने H2O में जब है तो सराउंड किया, और इसका जो ये वाला दायरा है वो बड़ा हो चुका है। बात आ रही है समझ में? तो एक्वस का मतलब इसके चारों तरफ चिपक चुके हैं, बोल रहे हैं यार, इसके चारों तरफ चिपक चुके हैं। कौन कौन? H2O मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर हमें ये पता चला कि ये जो चार्ज डेंसिटी होती है, यदि ये ज़्यादा हुई बच्चों, चार्ज डेंसिटी यदि ज़्यादा हुई इसकी तरह, तो हाइड्रेशन रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियस वो भी ज़्यादा होगा। यदि चार्ज डेंसिटी कम हो गई, बड़े चीज़ से डिवाइड करोगे, साइज बड़ा हो गया, तो उतने बड़े नंबर से डिवाइड करो, चार्ज डेंसिटी कम, तो हाइड्रेशन रेडियस क्या हो जाएगा? कम। तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा, मैंने चार्ज डेंसिटी बोल दिया ना, मुझे साइज बोलना था उस वक्त, साइज बोलना था। फिलहाल चार्ज डेंसिटी यदि ज़्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, है ना? और हाइड्रेशन भी क्या होगा? हाइड्रेशन भी क्या होगा? ज़्यादा। हाइड्रेशन का मतलब H2O मॉलिक्यूल्स का आयन को सराउंड करना। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स या जो पोलर सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होती जाती है, वो कंपाउंड उतने अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएगा। ये वाली बात हो गई। क्या सब कुछ आ गया? रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? चलेगा? जो बच्चे ऑनलाइन है वो आवाज़ दीजिए प्लीज़। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखा कि गैसियस फॉर्म में जो साइज का ऑर्डर है और एक्वस फॉर्म में जो साइज का ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंक्लूड कर सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइज इन gaseous form is inversely proportional to size in hydrated form या फिर aqueous form। तो कहीं aqueous लिखा रहे, समझो वो डिजॉल्व्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, समझो वो किसी लिक्विड में, वाटर वगैरह में डिजॉल्व किया हुआ है, तब एक्वस लिखा जाएगा कहीं पे भी। और गैसियस का मतलब वो गैस नहीं है, मेटल को कभी गैस नहीं बना सकते हैं, बस उसके आयन्स इतने दूर दूर कर दिए गए हैं, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे में अट्रैक्शन नहीं होता है। ये वाली बात। यदि यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, इसको प्लीज़ नोट कीजिए, आगे की कहानी इसके बाद। चलिए, अब मूवी का वो सीन याद करो, किसी मूवी का वो सीन याद करो जिसमें एक हीरो है, उसे बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया, दबोच लिया, उनको बिल्कुल दबा दिया कि जान लेके ही छोड़ेंगे। अचानक से वो जो हीरो हैं उनमें एक ताकत आती है, यूं झटका देते हैं और 20 गुंडे उधर 30 उधर, 50 ऊपर, है ना। बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्टंट वाले, है ना, देख के मज़ा भी लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हो और अपने आप को उस हीरो की जगह ट्रीट करो कि आप भी यूं उड़ कर गए, 4 को मारा, 5 को फेंक दिया। ये कभी देखा है कि नहीं? ये वाला देखा है? चलो, मैं अक्सर देखता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अक्सर देखता हूँ। अब ठीक है, बाकी आपकी हंसी छूट जाए, कोई बात नहीं। सुनो ज़रा,
ऐसा करते हैं हम लोग कि फिर से किसी एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं, किसी एक ग्रुप। अभी जो लिया था एक्चुअली मैं आपको टॉपिक बताना चाहता हूं, आयनिक मोबिलिटी। जब आयनिक मोबिलिटी सीख जाओगे तो फिर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सीख जाओगे। दोनों सेम जैसी चीज़ है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या, यहाँ से वहाँ जाना किसी चीज़ का। मोबिलिटी का मतलब क्या, कोई चीज़ जो मोबाइल हो, एक जगह रहे नहीं, वो इधर से उधर घूमता फिरता रहे। तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब कि वो जो आयन्स बने हैं, जिस चीज़ को आपने डिज़ोल्व किया है, चाहे वो NaCl हो तो Na+ या Cl- वो सॉल्यूशन में मूव करेंगे या नहीं, वो उसके आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। MgCl2 लिया है तो Mg++ और वो जो Cl- है वो सॉल्यूशन में इधर उधर तैरते फिरते रहेंगे या नहीं, वो उसके आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आयनिक मतलब रिगार्डिंग आयंस, मोबिलिटी मतलब उसके मूव करने की एबिलिटी। ठीक है, लो बच्चों, चलो हाइड्रोजन को छोड़ दिया, लिथियम। ऐसा करो ग्रुप 2 उठा लो इस बार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, और क्या ले लिया हम लोगों ने, बेरियम। क्या पता है कि ये डाइवैलेंट होते हैं? क्या पता है इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या पता है कि इनके ऊपर जो चार्ज आएंगे तो +1 नहीं +2? अरे सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक लॉस करेगा तो Na+ बनेगा, बट मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। दैट्स वाई ये हमारा Mg++ में बदलेगा। सुना हम सब ने? ओके, आपने सुना बच्चों, आवाज़ दीजिए। Yes, sir. गुड। भूख लगी, कुछ खा लो बेटा, है ना? ऐसे यस सर, ये क्या मतलब है यार? बस मुझे लग रहा मैं जाती कर रहा हूँ आपके साथ पढ़ा वढ़ा कर। ऐसा ना करो ऐसा ना करो। आई नो कि फर्स्ट हाफ में आप 3-3.5 घंटे वो क्लास में आप झेल चुके हैं, फिर सेकेंड हाफ है, ठीक है, इट्स ओके, इसका मतलब नहीं। चलो मूड भी ख़राब कर दिया। चलो ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, फर्स्ट ही ले लो, हाइड्रोजन छोड़ दो। क्या लिया? Li+, ठीक है, Na+, पोटासियम K+, रुबिडियम और सीजियम, इन सब को लिया। क्या हम लोग ग्रुप नंबर 1 में टॉप टू बॉटम आने की तैयारी में हैं बच्चों? आप मानेंगे? अरे अभी तो पिछला चैप्टर गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ की बात हुई है। टॉप टू बॉटम आते हो आप, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं और उसके वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते हैं, तो साइज़ भी इंक्रीज़ करते हैं, नहीं? तो टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो हम लोग इसके बारे में अभी करने वाले हैं बातचीत कि मोबिलिटी का क्या होगा। जरा इनके साइजेस की बात करो तो Li+, कब कब कब? ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और बता दिया गैसियस फॉर्म का मतलब ये लोग गैस नहीं है, इनके आयन्स को आइसोलेटेड कर दिया, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दिया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दिया। तो इस फॉर्म में यदि है तो इनके साइज़ की बात हमें अच्छे से पता है कि लिथियम छोटा, 2 ही शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल्स होंगे, थोड़ा बड़ा होगा, पोटेशियम और बड़ा होगा, मैं जज्बाती हो गया थोड़ा, लिथियम थोड़ा छोटा, सोडियम थोड़ा बड़ा, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा, फिर ये दही बड़ा, फिर ये कांजी बड़ा, ऐसे करके चला। ठीक है? कब? जब आयंस की बात कर रहे हैं तब। अब एक काम करो, इनका एक्वस फॉर्म ले लो। एक्वस फॉर्म लोगे तो साइज उल्टा हो जाएगा। क्या वजह है? इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
सराउंड कर लेंगे। इसका साइज बड़ा, इसका छोटा, इसका बड़ा, इसका बड़ा। अब मैं आपसे ऐसा कहना चाहता हूँ कि इसको भी तो सराउंड कर लिया है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने, इसको भी सराउंड किया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। सबसे कम ये सराउंड किस में होगा? सबसे कम इसमें होगा, सीजियम में, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। इसमें जो चार्ज मौजूद है उसकी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वाइज समझ लो कि नेग्लिजिबल हो जाएगी, ऐसा मान लो। इसलिए इसको कम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम सराउंड करेंगे। अब वो जो एग्जाम्पल दे रहा था आपको, लॉजिकली बात कर रहा था, मूवीज़ में हीरो का गुंडों को झटक कर बाहर निकल जाना और वहाँ से निकल कर के आगे जाना, ये किसके लिए आसान होगा? इस छोटे से Li+ के लिए या इस बड़े से सीजियम आयन के लिए? पहला तो इसका साइज बड़ा है, ताकतवर है, जंबो साइज है, पूरा फूला हुआ है, सरदार जैसा लुक है। दूसरा, इसको सराउंड करने वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है। तो एक तो इनकी ताकत ज़्यादा हैवी है और दूसरा इसके सराउंडिंग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम है। तो ये आसानी से यहाँ से उनको झटका देकर उनको खुद से दूर झटक कर निकल कर के मूव कर सकते हैं। जब आप यहाँ आओगे, एक तो छोटे साइज़ का है, उसके ऊपर से हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स ने जकड़ के रखा है, इसके लिए इस दबाव से बाहर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी चीज़ को हम लोग कह रहे आयनिक मोबिलिटी। तो इसमें मोबिलिटी कम हो गई, इसमें क्या हुआ? मोबिलिटी बढ़ गई। तो टॉप टू बॉटम आने पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आयनिक मोबिलिटी क्या होती जाती है? इंक्रीजेज। अब आपको क्या करेगा ना, ये तो थ्योरी में पढ़ रहे हो आप, इसका क्वेश्चन बना देगा। इनमें से कोई 2 या 3 आयंस ले लेगा और कह देगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई इन गैसियस फेज। क्वेश्चन चेंज, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रेशन रेडियाई, एक्वस फॉर्म में जब है तो, या फिर उन दोनों को नहीं कह करके अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक मोबिलिटी। तो पढ़ा हुआ रहेगा, सीखा हुआ रहेगा, जाना हुआ रहेगा। तो बुक में कहीं थ्योरी में दिख जाए या क्वेश्चंस में मिल जाए या क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, आप सोचकर समझकर उसका तरीके से आंसर कर पाओगे। अदरवाइज ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती, बस इतना समझो। तो आप क्या करो, इसको पहले नोट करो। अच्छा, एक और बात यहीं पे इंक्लूड कर दूं क्या? एक और बात, कौन सी वाली बात? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना? ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज। ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम ये दबा हुआ है, कमज़ोर है, हज़ारों की भीड़ ने घेर के रखा है, ये भीड़ को तोड़कर निकलने की काबिलियत नहीं रखता। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहा है, भीड़ कम होती जा रही है और ताकत बढ़ती जा रही है। झटक कर बाहर निकलना आसान, निकल करके घूमना फिरना आसान, तो मोबिलिटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। जाओ, ख़त्म बात। नोट कर लो, नोट कर लीजिए।